क्या हो अगर एक पूरा का पूरा शहर, एक बेहद खूबसूरत शहर, दुनिया से एक बहुत बड़ा और बहुत ही डरावना सच छुपाने के लिए बनाया गया एक धोखा हो? ये है अशकाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। पहली नज़र में देखने पर यह शहर किसी सपने जैसा लगता है। बिल्कुल परफेक्ट, चारों तरफ सफ़ेद संगमरमर की चमचमाती इमारतें, और तो और यहाँ की ज़्यादातर गाड़ियाँ भी सफ़ेद हैं। लेकिन इस शहर में कुछ बहुत ही अजीब है। ये बिल्कुल खाली है। भरी दोपहर में भी सड़कें वीरान पड़ी हैं। 8-8 लेन के हाईवे हैं पर उन पर गाड़ियां नहीं हैं। बड़े बड़े स्टेडियम हैं पर उनमें कोई दर्शक नहीं। आलम यह है कि सड़कों पर आम लोगों से ज्यादा तो सफाई कर्मचारी नजर आ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो ये शहर इंसानों के रहने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए इस संगमरमरी दिखावे के पीछे की असलियत को जरा करीब से देखते हैं, और यकीन मानिए ये हकीकत बहुत ही चौंकाने वाली है। इस शहर के नाम कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन इन रिकॉर्ड्स की चमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरा सच छिपा है। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील है, तो दूसरी तरफ लोगों के घरों में पीने का पानी तक नहीं आता। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा है, तो दूसरी तरफ देश में खाने की जबरदस्त कमी है। और आपको पता है, यह पहली बार नहीं है जब किसी ने दुनिया को धोखा देने के लिए एक पूरा नकली शहर खड़ा कर दिया हो। 1944 में नाजियों ने रेड क्रॉस के इंस्पेक्टरों को ये यकीन दिलाने के लिए थेरेसियनस्टैट नाम का एक नकली शहर बनाया था कि सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि पर्दे के पीछे वो लाखों लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। तो सवाल ये है कि आज के ज़माने में इस धोखे के पीछे कौन है? मिलिए सपर मुराद नियाज़ोव से। कहानी शुरू होती है 1991 से। सोवियत संघ टूट गया और तुर्कमेनिस्तान आज़ाद हो गया, पर उसे आज़ादी तो मिली, लोकतंत्र नहीं। सपर मुराद न्याज़ोव, जो एक कम्युनिस्ट नेता था, उसने फौरन सत्ता पर कब्जा कर लिया और खुद को तुर्कमेनबाशी घोषित कर दिया, यानी सभी तुर्कमेनों का पिता। अब हर तानाशाह को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एक हथियार की जरूरत होती है। नियाज़ोव का हथियार था सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB। उसने इसका नाम बदलकर KNB कर दिया, पर काम वही था, अपने ही लोगों की जासूसी करना और पूरे देश में डर का माहौल बनाए रखना। ये एजेंसी अब सिर्फ और सिर्फ नियाज़ोव के लिए काम करती थी। नियाज़ोव ने सिर्फ डर से ही राज नहीं किया, उसने लोगों की जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया। उसका प्लान 3 हिस्सों में बटा था। पहला, फिजिकल कंट्रोल, यानी लोगों को कहीं आने जाने मत दो। दूसरा, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, यानी उन तक सिर्फ वही जानकारी पहुंचाओ जो तुम चाहते हो। और तीसरा, साइकोलॉजिकल कंट्रोल, यानी लोगों के दिमाग पर ही कब्जा कर लो। जरा सोचकर देखिए, देश के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। पासपोर्ट मिलना तो जैसे लॉटरी जीतने जैसा था, और अगर मिल भी गया तो ये आपकी वफादारी का सर्टिफिकेट था, जिसे सरकार जब चाहे रद्द कर सकती थी। देश एक खुली जेल की तरह था। तो जब लोगों को कहीं आने जाने से रोक दिया, तो अगला कदम था उनके दिमाग पर काबू पाना। इसके लिए नियाज़ोव का हथियार थी एक किताब जिसका नाम था रूहानामा। इस किताब में उसने देश का पूरा इतिहास अपनी मर्जी से दोबारा लिखा और इसे एक पवित्र किताब का दर्जा दे दिया। और हद तो तब हो गई जब ये ऐलान किया गया कि जो कोई भी इस किताब को 3 बार पढ़ लेगा वो सीधा जन्नत जाएगा। सोचिए, ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट से लेकर सरकारी नौकरी के एग्जाम तक सब कुछ इसी किताब पर आधारित था। यहां तक कि मस्जिदों में भी कुरान की जगह इसे पढ़ने का हुक्म दिया गया। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक स्तंभ, साइकोलॉजिकल कंट्रोल। नियाज़ोव ने शहर के बीचों बीच अपनी 24 कैरेट सोने की मूर्ति बनवाई, जो सूरज के साथ घूमती थी। उसने साल के महीनों के नाम बदल दिए। जनवरी बन गया तुर्कमेनबाशी और सितंबर रूहनामा। उसने राजधानी में कुत्तों को भी बैन कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उनकी महक पसंद नहीं थी। लेकिन जब दिखावे और अजीबोगरीब नियमों से भी बात ना बने, तो तानाशाह अपने असली हथियार का इस्तेमाल करता है, और वो है क्रूरता। ये है बोरिस शिकमुरादोव, कवि नियाज़ोव के सबसे खास आदमी और देश के विदेश मंत्री थे। 2002 में नियाज़ोव पर एक झूठे हमले का आरोप लगने के बाद ये अचानक गायब हो गए। कुछ हफ्तों बाद जब ये सरकारी टीवी पर दिखे तो एक टूटे हुए इंसान लग रहे थे जो कांपती हुई आवाज में अपना गुनाह कबूल कर रहा था। तो एक ताकतवर इंसान को इस हाल में कैसे लाया गया? जवाब एक जगह पर मिलता है, ओवादान देपे।
ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये रेगिस्तान के बीचों बीच बनी नियाज़ोव की पर्सनल साइकोलॉजिकल लैब थी, जहां इंसानों को तोड़ने का काम किया जाता था। ओवादान दिपे के अंदर के हालात नरक से भी बदतर थे। रेगिस्तान की जानलेवा गर्मी, बीमारियां और भूखे रखकर दी जाने वाली यातनाएं। यहाँ की कुछ कोठरियां तो इतनी छोटी थीं कि उनमें कोई इंसान सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था। इस जगह का मकसद जान लेना नहीं था, बल्कि इंसान की पहचान, उसकी याददाश्त और उसकी उम्मीद को धीरे धीरे खत्म कर देना था। 2006 में नियाज़ोव की मौत हो गई, तो क्या उसके जाने के बाद कुछ बदला? क्या डर की ये विरासत खत्म हो गई? अफसोस, जवाब है नहीं। आज भी फ्रीडम हाउस की ग्लोबल फ्रीडम रिपोर्ट में तुर्कमेनिस्तान का स्कोर है 100 में से सिर्फ 1। इसे सबसे खराब में से भी खराब की कैटेगरी में रखा गया है। बात करें प्रेस की आज़ादी की, तो 180 देशों की लिस्ट में तुर्कमेनिस्तान 176वें नंबर पर आता है। यानी नियाज़ोव की मौत के इतने सालों बाद भी वहाँ के लोग आज़ाद नहीं हैं। सिस्टम आज भी वैसा ही है। तो तुर्कमेनिस्तान की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या ये सिर्फ एक दूर-दराज के देश की कहानी है, या इसका हमारे लिए भी कोई मतलब है? देखिए, तुर्कमेनिस्तान में कंट्रोल का तरीका बिल्कुल साफ है। सोने की मूर्तियां, जबरदस्ती की वफादारी। लेकिन आज के लोकतंत्रों में कंट्रोल का तरीका थोड़ा अलग है। वो दिखता नहीं है। वो ट्रेंडिंग नैरेटिव्स, सोशल मीडिया के इको चेम्बर्स और एल्गोरिदम के जरिए काम करता है। पर मकसद दोनों का एक ही है, लोगों की सोचने समझने की आज़ाद शक्ति को दबाना। तुर्कमेनिस्तान की कहानी हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाती है। जिस भी सिस्टम ने हमारी सोच को कंट्रोल कर लिया, समझ लीजिए उसने हमें ही कंट्रोल कर लिया। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर किसी का दिमाग ही आज़ाद नहीं है, तो क्या उस इंसान को सच में आज़ाद कहा जा सकता है?